नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हर साल एमसीडी और दिल्ली सरकार लंबे चौड़े दावे करती है और बारिश में सारे दावे धुल जाते हैं। आज दिल्ली में जमकर बारिश हुई है और बारिश के बाद सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा मानो लोग सड़कों पर नहीं समंदर की सैर करने निकले हों। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश में दिल्ली दरिया बन गई है और दरिया में दिल्ली वाले डूब रहे हैं, उनके वाहन डूब रहे हैं। झमाझम बारिश के बाद राजधानी के एम्स चौराहे के एंट्री और एग्जिट वाले जितने भी फ्लाईओवर हैं उस पर लबालब पानी भरा हुआ है और जल भराव की एक तस्वीर ऐसी ही एम्स चौराहे से हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां यहां पर बंद पड़ गई हैं। आप देख सकते हैं BMW जरूर यहां पर खड़ी है, पूरी रफ्तार से उसे निकालने की कोशिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जल भराव की सिचुएशन ये है कि BMW भी वहां खड़ी हो गई और ऑटो उसे भी निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब इस जल भराव की स्थिति में ऑटो को यहाँ से घसीट कर ले जाया जा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीरें उस एम्स चौराहे की हैं जहां फ्लाईओवर की सांप सीढ़ी और राजधानी का सबसे शानदार चौराहा माना जाता है, लेकिन बारिश ने इस चौराहे की जो गत बनाई है वो आपके सामने है। हालत यह है कि न फ्लाईओवर चढ़ने के रहे ना ही उतरने के। BMW और जगुआर जैसी कारों का ये हश्र हुआ, बाकी गाड़ी वालों ने अपने अपने वाहन पानी में पहले ही रोक ली और नतीजा ये हुआ कि जाम लगना शुरू हो गया, जो दिल्ली के लिए और भी बड़ी मुसीबत है। बहुत परेशान हो रहे हैं मैम, रास्ते में गड्ढे नजर नहीं आ रहे, बाइक में कहाँ गिरेगा कुछ पता नहीं लग रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, मतलब हम लोग का देश कहाँ आगे बढ़ने की हम लोग चाह रहे हैं और यहाँ पे ये हालत है, सड़कों पे पानी है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा नहीं लगता ना ये सब देख के। 10 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लग गए, इतना वाटर लगी है, हर जगह वाटर लगी है। मरीजों को देखने आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कितनी बारिश हो रही है और देखो कितना पानी बड़ा लग रहा है, गिर ना जाए हम लोग यहाँ पे। एक बारिश दिल्ली का हाल क्या बना देती है, तस्वीर आपके सामने है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले साल 165 थे तो 52 रह गए हैं और जहाँ पर भी मैंने कभी नहीं कहा कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी। अगर बारिश होगी तो वाटर लॉगिंग के दिल्ली में पूरे चांसेस है, उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाता है। और शायद हो सकता है उन्होंने उस पर PWD रोड ही सर्वे किए हैं, MCD करते तो वहाँ भी पता लगता है। लेकिन PWD मंत्री के पास इसका भी तर्क है। सवाल यहाँ ये है कि क्या इस बहस में दिल्ली वाले ऐसे ही डूब डूब कर चलते रहेंगे और दिल्ली ऐसे ही बारिश में दरिया बनती रहेगी? रोशनी ठोकने और रजत सिंह के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक भारी भरकम सड़क पुल देखते देखते ही पानी की धार में बह गया। 160 मीटर लंबा पुल का करीब 75 मीटर का हिस्सा नदी में गिर गया। इस हादसे के लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उफनती नदी की तेज धार ने सिर्फ 10 सेकंड के अंदर 10 खंभों वाले पुल को निगल लिया। इन तस्वीरों को देखकर आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा होगा। एक बार फिर देखिए कैसे नदी की तेज धार ने एक झटके में पुल का नामो निशान मिटा दिया। सबसे पहले 160 मीटर लंबे अटारियां कदरोड़ी पुल के बीच का एक खंभा नदी की हाहाकारी लहरों को संभाल नहीं सका। पानी का वेग जबरदस्त है, पुल की ताकत में सेंध लग चुकी थी। कंक्रीट से बने पुल ने कांपना शुरू कर दिया था और तभी ऐसा हुआ जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा। टूट गया पुल के बीच का हिस्सा, बह गया करीब 75 मीटर का हिस्सा, टूट गए पुल के 10 खंभे। देखते ही देखते 160 मीटर लंबे पुल का करीब 75 मीटर हिस्सा भर भरा कर नदी की लहरों में समा गया। 10 खंभों ने पानी की धार के सामने मानो हार मान ली। 2 लेन का पुल अब खंड खंड हो चुका था। बरसाती नाले में उफान मारता पानी सैकड़ों टन भारी सीमेंट, सरिया, पत्थरों और बालू पर भी भारी पड़ गया। ठीक ही कहा जाता है कि पहाड़ी नदी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पुल का निर्माण 1972 में कराया गया था। हालांकि 44 साल का वक्त किसी पुल के लिए कोई बहुत पुरानी तारीख नहीं है, लेकिन इस साल हो रही भारी बारिश के बाद नदी में आए उफान की परीक्षा में ये नाकाम साबित हुआ। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त पुल पर कोई गाड़ी या शख्स नहीं था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था।
महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ का पुल हादसा अभी भी ताजा है, जहां कई जिंदगियां सैलाब में समा गई। फिलहाल संदेश यही है, मॉनसून के इस मौसम में स्वयं की समझदारी और सावधानी ही सबसे अच्छा उपाय है। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। इधर आज दिल्ली में कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के नेता शामिल हैं। पीएम ने इस बैठक में पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीर भी हमारी ही है और पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपने नागरिकों पर फाइटर प्लेन से हमले करता है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके की आवाम है। ये नारे पाकिस्तान के जुल्म और ज्यादतियों का सबसे ताजा सबूत है। ये नारे पाकिस्तान के तमाम दावों की पोल खोलते हैं। ये वो इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने पिछले 66 सालों से कब्जा जमा रखा है। यानी पाकिस्तान के दावे खोखले हैं। उसकी कश्मीर के लोगों से हमदर्दी भी बनावटी है। उसकी नीयत में खोट है। इधर दिल्ली में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक बता दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का हस्तक्षेप बर्दाश्त से बाहर। पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विदेशों में बसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिकों से भारत सरकार को संपर्क स्थापित करना चाहिए। विदेश मंत्रालय को प्रयत्न करना चाहिए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के वासी जो विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं उनसे संपर्क साधें और उनसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और विश्व समुदाय को उसकी जानकारी दें। पीएम ने कश्मीर में लोगों के भरोसे को जीतने की जरूरत पर बल दिया। खासकर युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल होनी चाहिए। साथ ही सरहद पार से कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिशों पर भी करारा चोट किया। पीएम ने कहा, कश्मीर की सभी समस्याओं की जड़ पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जाने वाली गड़बड़ी है। कश्मीर में अशांति की जड़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जिसको मुख्यतः पड़ोसी देश से प्रोत्साहन मिलता है। कश्मीर पर रोने वाली पाकिस्तान को बलूचिस्तान की याद भी दिलाई गई। पीएम ने कहा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने ही लोगों पर फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करता है। आगे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। केंद्र सरकार ने सूबे में 80,000 करोड़ की निवेश का भी ऐलान किया। इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए सभी पार्टियों ने एक सुर में पाकिस्तान से निपटने और कश्मीर के आम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की वकालत की। देश के सभी देशवासियों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे मिलकर उसका जड़ में जाना चाहिए, उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए और अगर कहीं गलती हुई तो उस गलती को ठीक करना चाहिए। आज भी अधिकतर, और उसके साथ हम लोगों ने यह भी बताया कि जहां तक भारत की एकता और अखंडता का सवाल है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक साथ रहेंगे और एक स्वर में बोलेंगे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि देश का मामला है और कश्मीर ने डेलीगेशन भेजने की अभी कोई बात नहीं हुई है और सरकार ने सभी की राय सुनी और एक विश्वास दिया कि हम इस मामले में राष्ट्रहित में इसको हम निपटेंगे। यानी सर्वदलीय बैठक में 3 बातें साफ हो गई। पहला, घाटी में घुसपैठ और आतंकियों से सरकार सख्ती से निपटेगी। दूसरा, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरा जाएगा और तीसरा, आम कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम लगाई जाएगी। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान के पीएम के नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने भारत सरकार को कश्मीर पर बात करने की नई पेशकश भेज दी है, लेकिन यह पेशकश उसकी वही पुरानी धोखे की नीयत के साथ भेजी। एक तरफ नई पेशकश आई तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों की टोली की घुसपैठ की नई तस्वीरें भी।
बदन पर फौज की वर्दी, हाथों में स्वचालित राइफल और कैमरे में देखते ही वी का इशारा। ये सीमा पार से आए 12 आतंकवादियों की नई खेप है। जिस जगह ये वीडियो शूट किया गया है वो जंगल के बीच ऐसी जगह है जहां आबादी नहीं दिखती, यानी वो इलाका जहां फौज की नजर से बचते हुए ये आतंकवादी कश्मीर में साजिशों को अंजाम देने के मंसूबे करते हैं। ये हिजबुल के लड़ाके हैं, वही आतंकी गुट जिसके कमांडर बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया और जिसके बाद पूरे कश्मीर में उबाल आ गया। आतंकी गुट ने हिजबुल कमांडर बुरहान के नाम पर अब ब्रिगेड तैयार की है। ये आतंकी उसी बुरहान ब्रिगेड के लड़ाके हैं। वीडियो में दिख रहा हर आतंकी अपने नाम के आगे बुरहान का नाम जोड़कर इसकी तस्दीक भी करता है। बुरहान, अली बुरहान, इरफान बुरहान, अब्दुल्ला बुरहान, सुल्तान बुरहान, सैफुल्लाह बुरहान, रिजवान बुरहान, आमिर बुरहान, हसन बुरहान, इनाम रोशन बुरहान, उस्मान बुरहान, अहमद बुरहान। पाकिस्तान बार बार सफाई देता रहा कि आतंकी सीमा पार से नहीं आते, पर यह घुसपैठ उनके गुनाहों की किताब में नए चैप्टर की तरह है। उधर जम्मू में खबर यह है कि वहां कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। फौरन पुलिस और सेना ने मिलकर पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। पुलिस को तैनात कर दिया गया है और आर्मी को तैनात कर दिया है। पूरा इलाका जो है घेर लिया गया है और बच्चों को अभी क्लियरेंस दी गई है कि बच्चों को वहां से निकाला जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस और आर्मी वाले अलर्ट पोजीशन पर में है और पूरा इलाका जो है ये सील कर दिया गया था। अभी भी संदिग्धों की तलाश जारी है। जाहिर है आतंकियों की घुसपैठ के मद्देनजर किसी भी संदिग्ध शख्स को लेकर किसी स्तर पर पुलिस लापरवाही नहीं बरत रही। जाहिर है पाकिस्तान कश्मीर में बिगड़े हालात का फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। 10 दिनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धर्मशाला से विपासना के बाद दिल्ली लौट आए और आते ही चुनावी दंगल के लिए पार्टी के नेताओं के बीच सूबे बांट दिए। यानी ये नेता आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां देखेंगे। दिल्ली में सत्ता हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी की निगाहें देश के दूसरे राज्यों पर टिक गई हैं। पार्टी ने चुनावी कैंपेन के लिए अपने मंत्रियों को अलग अलग राज्यों की कमान सौंपी है। पंजाब की कमान खुद अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। यहां पार्टी को सबसे ज्यादा जीत की उम्मीद है। हालांकि केजरीवाल के सामने बीजेपी अकाली दल गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस से भी निपटना होगा। तो गोवा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत करनी होगी। गोवा बीजेपी का मजबूत गढ़ है, देखना होगा ये जोड़ी क्या कमाल करती है। वहीं गुजरात की कमान आशुतोष और कपिल मिश्रा को सौंपी गई है। इस जोड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ बीजेपी और मोदी इफेक्ट दोनों से आम आदमी पार्टी का सामना होगा। पंजाब में संजय सिंह और गोवा में पंकज गुप्ता को प्रभारी बनाया गया है। विधायकों को मिशन विस्तार के तहत सह प्रभारी की जिम्मेदारी पहले ही दी जा चुकी है। फरमान जारी हुआ है कि सभी मंत्रियों को महीने में कम से कम 10 दिन तक अपनी जिम्मेदारी वाले राज्यों में बिताना होगा। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महीने में 10 दिन पंजाब में ही गुजारेंगे। रोशनी ठोकने के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। और दिल्ली का क्या होगा? बिहार में शराबबंदी है लेकिन पीने वाले रोज नया नया तरीका निकाल रहे हैं। ट्रेनों से शराब की तस्करी हो रही है, जबकि जूस के टेट्रा पैक में शराब डालकर बेची जा रही है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद तस्कर मुस्तैद पुलिस से नहीं बच पा रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर जब खोजी कुत्ते के साथ बिहार पुलिस के जवान दिखे तो एक बारगी यही लगा कि खाकी वाले किसी अपराधी की तलाश में पहुंचे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद माजरा साफ हो गया। पुलिस ट्रेन में शराब तस्करी की जांच में पहुंची थी। भभुआ पटना इंटरसिटी के इस टॉयलेट में तलाश पूरी हो गई। अभी हम लोग भभुआ पटना इंटरसिटी में देख सकते हैं, ये रेड के दौरान जो पुलिस ने किया था, यहाँ पे जो है टॉयलेट के पास में
यहाँ पे भारी मात्रा में देखिए यहाँ शराब मिली है। जो भगवा इंटरसिटी का जो ये बाथरूम है, यहीं पर हम लोग चेक करते हुए आए हैं। तो इस बाथरूम के पास ये बोड़ा में ये लवारिस वाला जो हम लोग बोड़ा खोल के हम लोग देखे, इस बोरे के अंदर और कुछ है क्या? बोरे के अंदर इसको पैक करके रखा गया था। देख सकते हैं बोरे के अंदर एक यहाँ पे कार्टून है, कार्टून के अंदर इसमें रखा गया था। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, शराब की तस्करी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। समस्तीपुर में जूस के टेट्रा पैक की शक्ल में विदेशी शराब बेची जा रही है। गंगा सागर एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान महिला बोगी से रेलवे पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी। इंजन की तरफ से महिला बोगी में जब एक झोला देखा गया तो उसमें लगा कि पहले फ्रूटी है या सिंदूर टाइप का लग रहा था, लेकिन उसको पढ़ने के उपरांत ये तो लगा कि नहीं शराब है। जाहिर है कानून लाख बना लीजिए, तोड़ने वाले रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। भारतीय फौज देश की रखवाली करती है तो पुलिस शहरों, गांव और आपके घरों की, लेकिन वतन के रखवाले के साथ खाकी के जुल्मों की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में खाकी वालों ने फौज के कैप्टन की बेरहमी से पिटाई कर दी। कोई डंडे से पीट रहा है, कोई लात घूंसे चला रहा है। चौंकाने वाली ये तस्वीर यूपी के फैजाबाद जिले के कैंट थाने की है। 20 से 25 पुलिस वाले जिस शख्स को पीट रहे हैं वो फौज का कैप्टन है। पीड़ित के मुताबिक गाड़ी से टक्कर के बाद 15,000 घूस न देने पर पुलिस वालों ने उसका ये हाल किया। पुलिस ने बोला कि आप हमारे साथ चलिए, हम शॉर्ट आउट करेंगे। मैंने पुलिस पे भरोसा किया, मैं पुलिस के साथ में आया और पुलिस ने यहाँ पे आने के बाद बोला आप 15,000 रुपए दीजिए इनको। मैंने कहा कि नहीं, मैं फौजी आदमी हूँ, 15,000 रुपए नहीं दूंगा। पुलिस ने आपसे घूस मांगा था? पुलिस ने हमसे खुद मांगा था। घूस मांगा है? घूस मांगा है। क्या कहा है आपसे? हमसे कहे कि 15,000 रुपए दिए, हम शॉर्ट आउट कर देंगे आपका मैटर। उसके बाद में पुलिस वालों ने आपके साथ क्या किया? पुलिस वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे ऊपर हाथ उठाए। पे देखिए मेरी शर्ट की बटन सारी टूटी हुई है, मेरा यहाँ होठ सूजा हुआ है, यहाँ थप्पड़ मारा हुआ है। आशीष के मुताबिक उनकी पोस्टिंग जम्मू में है और वो छुट्टियां बिताने अपने घर फैजाबाद आए हैं। फिलहाल पुलिस अपने ऊपर लगे आरोपों पर खामोश है। पुलिस मौके पे गई तो वहाँ पे तीन लोग मिले मौके पे। गाड़ी तो नहीं थी, गाड़ी चली गई थी। जिनकी गाड़ी में टक्कर हुई वो लोग भी आए हुए हैं। बता रहे साहब मेरी गाड़ी में टक्कर लग गई थी, कुछ लोगों को और चोट लगी है। मैं भी अभी तक कोई थाने नहीं आया है। ये कौन लोग हैं? ये अपने को तो सेना के अधिकारी बता रहे हैं, देखते हैं कौन लोग हैं, जाँच की जा रही है इसकी। खाकी का ये रौब यकीनन शर्मनाक है। जब वतन के रखवालों के साथ पुलिस ऐसा सलूक कर सकती है तो फिर आम आदमी के साथ अच्छे बर्ताव की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग जुर्म सह लेते हैं लेकिन पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। बनवीर सिंह, फैजाबाद, आज तक। बुलंदशहर के जो रेप आरोपी हैं उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं जल्दी से। जो कल घटना घटी उसके आरोपी नहीं पकड़ पाते हैं, फौजी के ऊपर हाथ धर देते हैं। बारी वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।